व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल है 2024-25 का, उसमें विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 1 का संपूर्ण हल करने वाले हैं। हम अध्याय 1 पूरा हल कर लेंगे और इसी प्रकार सारे अध्यायों के उत्तर हम तैयार कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और जो 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनके भी। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का संपूर्ण हल। इसमें प्रश्न नंबर पहला दे रखा है, सही विकल्प चुनिए। इसका प्रश्न 1 है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका उत्तर होगा 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसका उत्तर आएगा ठोस। ठोस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको ये आसानी से याद भी रहेंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है? तो इसका भी उत्तर आएगा ठोस। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो यह अवस्था होती है द्रव की। उत्तर आएगा यहाँ द्रव। इसके बाद अगला है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो इसका उत्तर आएगा ठोस। ठोस का विसरण मतलब फैलाव सबसे कम होता है, तो न्यूनतम विसरण का गुण ठोस में होता है। इसके बाद है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा संपीड्यता। ठीक है, संपीड्यता का जो गुण होता है उसके कारण गैसों को सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका कहलाता है। जिस न्यूनतम ताप पर, न्यूनतम मतलब सबसे कम ताप, जिसपे ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका कहलाता है। तो वह क्या कहलाता? तो वह कहलाता गलनांक। गलनांक, ठीक है, गलनांक वह ताप होता है जिसपे ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। इसके बाद बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन। इसके बाद 3 है, जल के कणों की ऊर्जा तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जल के कणों की ऊर्जा किस तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है? तो इसका उत्तर आएगा 373 केल्विन। 373 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है जल के कणों की ऊर्जा। इसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आएगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ आएगा वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। इसका पहला है, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो इसका उत्तर आएगा 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन ये इसका उत्तर है। इसके बाद दूसरा है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो केल्विन से जब भी हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो हमें 273 घटा देना है। 300 में से 273 घटा देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में तापमान आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इसका उत्तर यही आएगा 27 डिग्री सेल्सियस।
इसके बाद है जल का क्वथनांक क्या होता है। जल का क्वथनांक क्या होता है, तो यहाँ उत्तर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला है द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर आएगा पारा। पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद है तापमान का एसआई मात्रक लिखिए, तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। केल्विन। तो इस प्रकार से इनके उत्तर होंगे। इसके बाद अति लघुत्तरी 2 नंबर वाला प्रश्न जो है वह हम देखेंगे। तो प्रश्न है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। और इन सारे प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा जिसमें इनमें से भी इम्पोर्टेंट हम बताने वाले हैं। अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हो। तो हम अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर पहले का उत्तर देखेंगे। तो अति लघुत्तरी का जो प्रश्न पहला है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो, तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। फिर से देख लो, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। इसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न है संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो, तो इसका उत्तर है संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, तो यह इसका उत्तर आएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। लिखिए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लिखिए ऐसा क्यों होता है, तो इसका उत्तर है कोई भी वस्तु जल पर तब तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। कोई भी वस्तु जल पर तब तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है वाष्पन वाष्पीकरण से क्या समझते हो, तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाती है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन में हम लिखेंगे किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसके उदाहरण है कपूर, नौसादर। इसके बाद अगला प्रश्न है गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गलनांक वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो लघुत्तरी प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न है गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गलनांक और क्वथनांक में अंतर। पहला अंतर है
यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे गलनांक का दे रखा, ठीक है। गलनांक में लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गलनांक। यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और दूसरा अशुद्धियां मिलाने पर यह कम हो जाता है, ठीक है, गलनांक। अब हम क्वथनांक में लिखेंगे। क्वथनांक में पहला पॉइंट हम लिखेंगे, यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, और दूसरा लिखेंगे अशुद्धियां मिलाने पर यह बढ़ता है। तो इस प्रकार से गलनांक और क्वथनांक में अंतर हो गया है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है। गिर जाता मतलब कम हो जाता है। इसके बाद अगला है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो इसका उत्तर है, गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार हमें शीतलता महसूस होती है, और इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, ठोस के सामान्य गुण लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ठोस के सामान्य गुण। तो इसमें हमने 4 गुण लिखे हैं। पहला है, इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। दूसरा, इसके कणों की गति तथा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तीसरा, इसके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है। चौथा, इसका आयतन एवं आकार स्थिर रहता है, अर्थात नगण्य संपीडितता होती है, अतः दृढ़ होते हैं। बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, दीर्घ उत्तरी में पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसमें हम ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों ही के गुणों को सारणीबद्ध कर रहे हैं और अंतर बता रहे हैं। तो पहला है, ठोस में हम लिखेंगे ठोसों का निश्चित आयतन व आकार होता है। द्रव में इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस में हम लिखेंगे इसका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा अंतर है, ठोस में इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। द्रव में हम लिखेंगे इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, और गैस में हम लिखेंगे गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। तीसरा अंतर है, ठोसों के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं, ठीक है। कक्ष ताप मतलब कमरे के ताप से अधिक होते हैं। द्रव में हम लिखेंगे द्रव के गलनांक कक्ष ताप से कम व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। गैस में हम लिखेंगे गैसों के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। चौथा अंतर है, ठोस में हम लिखेंगे इन्हें दबाया नहीं जा सकता। द्रव में हम लिखेंगे उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं, और गैस में लिखेंगे इनके कण चारों दिशाओं में बहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अंतर बता देंगे। अब प्रश्न नंबर जो तीसरा है आपकी बुक में, वह है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। पहला है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। दूसरा है वायु की गति। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यही कारण है कि तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तीसरा है आर्द्रता की मात्रा। तो इसमें हम लिखेंगे जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और चौथा है तापमान। इसमें हम लिखेंगे तापमान बढ़ने पर ज्यादा कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वे तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो इसको हल करेंगे। पहला जो है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे हम केल्विन इकाई में परिवर्तित करेंगे। तो केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए हमें 273 जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम 27 धन 273, तो 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे 27, 28, 29, 30
और 70 हो जाएंगे 100 और 200, तो 300 उत्तर आएगा 300 केल्विन। इसके बाद बी वाला है 373 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें भी हम 373 में 273 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 6, 7 और 7 14 की 4, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, 646 केल्विन आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद सी वाला है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 100 में भी हम 273 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। और इसके बाद डी वाला है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 0 में भी हम 273 जोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 273 केल्विन। तो इस प्रकार से इन तापमानों को हमने केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिख दिया है। बहुत आसान है यह। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5वां है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो इसका उत्तर है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। और हमने अध्याय 1 के सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लिए हैं। आप अपने जो इस बुक में आप आसानी से लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आ रहे हैं और हम 9वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।